मेगा कॉन्क्लेव कई मायनों में मेगा कहा जाएगा। आपने कई जानी मानी हस्तियों को इस मंच पर सुना और हमने देखा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो चेहरे तो बड़े थे ही, लेकिन ऐसा काफी कुछ निकल कर आया जो मंथन के लिए हमें बहुत कुछ देकर जाता है। आज जब हमने राजनीति की इतनी बात की है, अध्यात्म की बात की है, कई और विषयों पर बातचीत की है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो देश के समक्ष हमेशा एक बड़े विषय के सामने, बड़ी चुनौती कह लीजिए, बड़ा विषय कह लीजिए, हमेशा हमारे सामने रहता है। और देखिए कितने सौभाग्य का विषय है कि आज उस पर बात करने के लिए दो बहुत ही जानी मानी हस्तियां मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो ताली बजाकर पहले विकास सिंह जी का स्वागत करें। और मैं आपको बता दूं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं देश के, और ये बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है। इसी तरह अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, टेलीविजन का बड़ा चिरपरिचित चेहरा है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है अश्विनी जी की, आज सुबह की शुरुआत भी अश्विनी जी से हुई थी और अभी समापन के समय भी अश्विनी जी हैं मेरे साथ। अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत की थी, अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। विकास सिंह जी, एक बड़ा सवाल, और आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जब हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहला सवाल सभी के जहन में आता है कि हम हमेशा सुनते आए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देरी से मिला न्याय जो है वो अन्याय के समान है, या फिर न्याय नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है आज स्थितियों में कुछ सुधार आया है, चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं, या इस क्षेत्र पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, जस्टिस डिलेड में सुधार अभी तक तो नहीं आया है। और जो एक बहुत आपको मैं चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि एक मामला था जिसको मैंने किया था कुछ दिनों पहले बहस, कि एक जज ने एक बच्चे के साथ, 6 साल के बच्चे के साथ कुछ दुरुपयोग हुआ, उसको साथ बलात्कार वगैरह हुआ, तो जज ने 2 महीने के अंदर कन्विक्शन दिया और ट्रायल में 1 दिन लगाया, सिर्फ 1 दिन लगाया, और उम्र कैद की सजा सुनाई। उस जज को सस्पेंड किया गया, उसको जज को सस्पेंड किया गया कि इतना जल्दी कैसे कर दिया। उस जज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये चाहे सारा सीआरपीसी फॉलो किया हो, आईपीसी सब कुछ देखा हो, सही फैसला भी हो, लेकिन 1 दिन में नहीं होना चाहिए था। तो आप एक तरफ से तो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी तरफ जो जल्दी करना चाह रहा है उसको आप कह रहे हैं कि अरे यार इतनी जल्दी ना करो। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने सोच में इसको देखना पड़ेगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वही मामला दोबारा गया ट्रायल पे, दोबारा फिर कन्विक्शन अगले जज ने भी किया वही, क्योंकि सारे जजमेंट में कोई खामी नहीं थी। जजमेंट जय का तय रह गया, लेकिन बिना बात का सारा सुप्रीम कोर्ट तक कमेंट हो गया। पूरे देश में एक ये मैसेज चला गया कि ज्यादा जल्दी करोगे तो ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। अब आप नए कानून में देख लीजिए, नए कानून में इन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए। 2 महीने के ट्रायल वालों को भी आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बहुत जल्दी है। अनोखी लाल में कहा कि नहीं भाई, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट अक्यूज्ड को मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सोच जो है अभी भी ऊपर से आनी पड़ेगी, खास करके सुप्रीम कोर्ट से, कि जहां फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है वहां अगर कोई जज जल्दी, क्योंकि होता क्या है खास करके इस तरह के मामले में, आपको भी बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि एक बार विटनेस कोर्ट रूम से बाहर निकला, दोबारा वो विटनेस नहीं आएगा वही बात कहने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर इतनी परेशानी उसको आएगी, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाएगा कि वो दोबारा विटनेस बॉक्स में आएगा ही नहीं। इसलिए अगर जज पहले दिन ही उसका एविडेंस ले करके अगर डिसाइड नहीं करता है तो आप मान के चलिए कि उस केस में कोई एविडेंस नहीं आने वाला है, और यही अमूमन यही होता है। तो इसलिए अभी जो है वो हमारी जरूर सोच है कि होना चाहिए जस्टिस फास्ट, लेकिन जस्टिस फास्ट की तरफ अभी कोई लक्षण नहीं। एक चीज मुझे और याद आती जो हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है, मैं चाहूंगा इसी को कंटिन्यू आप थोड़ा सा करें, कि हमारे यहाँ 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक हम बहुत सुनते चले आए हैं। तो क्या इस वजह से भी इसको जल्दबाजी माना जाता है या और ज्यादा मौका देने की बात कही जाती है? देखिए, जहां तक कि एक भी निर्दोष पे सजा न दी जाए, चाहे कितने भी दोषी छूट जाए, वो प्रिंसिपल बिल्कुल सही है और उससे कोई क्वारल भी नहीं है। अगर ट्रायल के दौरान, जो फास्ट ट्रायल हुआ है उसके दौरान, अगर कोई भी
सीआरपीसी में बहुत प्रोटेक्शन है। पिछले सीआरपीसी में, अब तो उसका नाम बदल दिया, पिछले सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोटेक्शन है अक्यूज्ड के लिए। वो सारे प्रोटेक्शन जो अगर फॉलो किए गए हैं, अगर एक ही दिन में फॉलो, मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस 60 केसेस दिन भर में डिसाइड करते हैं, एक दिन में 60-70 केस डिसाइड करते हैं। अगर एक जज कहता है कि मैं एक ही केस लेकिन दिन भर सुनूंगा, दिन भर एक ही केस सुनूंगा सिर्फ, और सारे मौके देता है अक्यूज्ड को भी और प्रोसिक्यूशन को भी, जिसको जो बोलना है बोल लो, तो उसमें ट्रायल का कोई ये तो कोई नहीं हुआ ना कि कोई इंजस्टिस हुआ है। अगर इंजस्टिस होता तो कोई ना कोई प्रोसीजरल फॉर्म, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको मान लीजिए कोई फोरेंसिक एविडेंस आनी बाकी है, उसका वेट नहीं किया, कोई ऐसी कोई एविडेंस जो लेनी चाहिए थी नहीं, या कोई चाहता था कि मैं अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए मैं फलाने को बुलाऊं क्योंकि उसने देखा था वहां पे क्या हुआ और कोर्ट उसको ना बुलाए, तो कोई भी ऐसी चीज हो ट्रायल में जो शो करे कि भाई इसको एक फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो जरूर इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन अगर फेयर ट्रायल मिला हो और सारी बातें बोलने का मौका मिला है, हम लोग को रोज 15 फाइल देखते हैं, 60 फाइल जजेस देखते हैं, दिन भर शाम को ही तैयारी करते हैं, सारी तैयारी हम शाम में करते हैं। तो अगर हम शाम को तैयारी करके 15 फाइल पढ़ सकते हैं और जजेस शाम की तैयारी में 60 फाइल की तैयारी कर सकते हैं, तो एक अगर जज दिन भर में एक ही केस सुन रहा है तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए ऐसा जो आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कोई कमी रही हो उस ट्रायल में जिससे ये लगे कि अक्यूज को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या उसको कोई ऐसा चीज से अपने आप को निर्दोष प्रूव कर सकता है, तो वो बात आने नहीं दी गई, तो जरूर वो ट्रायल गलत है और वो सेट असाइड होना चाहिए। अब कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कसाब का कि कसाब इतने दिन ट्रायल चला। इसी केस में कुछ जजेस, हाईकोर्ट जजेस बोलते थे कि कसाब का ट्रायल चला बड़ा लंबा। अरे कसाब में विटनेसेस थे कितने, विटनेसेस को, सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने में महीनों महीनों लगे। अगर मान लीजिए एक परिवार में कुछ ये होता है और सारे 5-6 लोग जितने भी गवाह है सारे के सारे एक दिन आ जाएं अपना एविडेंस लिखाने के लिए और एविडेंस हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, तो बचा क्या, बताइए मेरे को। नहीं, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। अश्विनी जी से मैं बात कर रहा था इसी विषय पर इस सेशन के पहले, तो उन्होंने ये एक सजेशन दिया कि 1 साल में कैसे न्याय, या आपको लगता है कोई अश्विनी जी समय सीमा तय की जा सकती है कि इतने इतने समय में न्याय मिलना चाहिए, या क्या बेस्ट आप मानते हैं इस पॉलिसी के तहत? देखिए, अगर आप भारत का पुराना न्यायिक सिस्टम देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 3 कैटेगरी थी न्याय की। पहली थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे में न्याय देना है। दूसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में न्याय करना है। तीसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में न्याय करना है। एक्सेप्शनल केस थे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो 1 महीने चलते थे, लेकिन आज तक उनके समय में ऐसा कोई केस नहीं आया जो 1 महीने से लंबा चला हो, यानी जस्टिस विद इन मंथ पॉसिबल है। रानी अहिल्याबाई होलकर का आप जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, वहां भी वही था, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, और एक्सेप्शनल केस में जस्टिस विद इन मंथ। वो आज भी हो सकता है। आज दिक्कत क्या हो रही है, पहले हमारे देश में झूठ सबसे बड़ा गंभीर अपराध था और आज की डेट में झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध नहीं बनाया, हमने झूठे एफआईआर दर्ज करने को गंभीर अपराध नहीं बनाया, हमने झूठी जांच करने को गंभीर अपराध नहीं बनाया है, हमने झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध नहीं बनाया। और बाकी छोड़ो, आपके पास गवाह न हो, आप सीधे कोर्ट में जाओ, 10,000 रुपए में वहीं गवाह मिल जाएगा, वो आपको कभी नहीं जानता, लेकिन आपका भाई भतीजा मौसा चाचा बन के वहीं 10,000 रुपए आपके लिए गवाही दे देगा। और न्याय बिक रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जज को भी पता है 10,000 रुपए वाला झूठा गवाह है और वो भी जानता है। तो जब ये स्थिति, जब तक आप झूठी गवाही को गंभीर अपराध नहीं बनाएंगे, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुकदमा लंबा चलेगा। दूसरा, मैं आपको एग्जांपल और बताता हूं। जौनपुर जिले में केस चल रहा है राय साहब, 1985 से चल रहा है, और जमीन के मुकदमे की सबसे नीची स्टेज होती है चकबंदी अधिकारी के यहाँ, और 40 साल से चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। केवल ये डिसाइड करना है कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। इतना डिसाइड हो जाए तो 10 बीघे जमीन डिसाइड हो जाएगा, और 40 साल हो गया, अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। अब अगर आज 2025 में डिसाइड हो जाए 40 साल के बाद, तो सीओ के यहां से अपील होगी एसओसी के यहां, एसओसी के यहां से अपील होगी डीडीसी के यहां, डीडीसी के यहां से अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहां, चकबंदी कमिश्नर के बाद अपील होगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी जनरेशन मुकदमा लड़ रही है,
और वो लोग तो आज मुझे तक तो घबराहट होने लगी सुनते सुनते सर। निराशा 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 दिखाई दे रही, कुछ आशा तो बताइए इसमें। नहीं, अब ये क्यों हो रहा है? क्यों? झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, तो झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। भारत में न्यायिक व्यवस्था इसलिए अच्छी थी कि झूठ सबसे गंभीर अपराध था। चोरी डकैती लूट उतना गंभीर नहीं था, झूठ सबसे गंभीर अपराध था। और दुनिया के कई देशों में आज भी झूठ गंभीर अपराध है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में झूठ 10 से 20 साल सजा है, अमेरिका में झूठ 10 से 20 साल सजा है। अमेरिका में एक आदमी ने शर्ट चुराया तो वहां चोरी की सजा 5 साल होती है। अगर आपने उसी अपराध को रिपीट कर दिया तो सजा डबल हो जाती है। उसने दोबारा शर्ट चुरा लिया तो 10 साल सजा हुई, तो 10 5 15 साल हुआ। लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ा, बोले तूने शर्ट चुराया, बोले नहीं चुराया, तो झूठ बोलने की 10 साल है, तो उसको 2 शर्ट चुराने में 25 साल सजा हुई। हमारे देश में अगर हम झूठ को गंभीर अपराध बना दें, झूठे डॉक्यूमेंटेशन को गंभीर अपराध बना ले, हर स्टेज पे अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे। जैसे कोई व्यक्ति थाने में आया, कंप्लेन दिया, उसी में अंडरटेकिंग ले ले, जो ऊपर लिखा है सब सही है और जरूरत पड़ने पे मुझे पता है कि झूठ बोलने पे इतनी सजा होती है, ये अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे, झूठी गवाही बंद हो जाएगी। दुनिया के कई देशों में, आप सिंगापुर देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं यूएस देख लीजिए, इवन पिता अपने बेटे के लिए झूठ नहीं बोलता, भाई भाई के लिए झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बहुत गंभीर अपराध है, इसलिए उससे डरते हैं। और यहाँ 10-10 हजार रुपए में गवाह तैयार मिल रहे हैं। ठीक, आपका एक ये पॉइंट समझ में आया विकास सर। ये अब थोड़ी आशावादी बात भी करते हैं, क्योंकि हमने चुनौतियों पे तो बहुत बात की, और आप जैसे जिम्मेदार लोगों की तरफ से जब ये चुनौतियां की बातें सामने आती तो और थोड़ा सा लगता है कि क्या है, कौन सा दौर है, क्या सचमुच हम इतने खराब दौर में हैं, और अगर इसको बदलना है तो क्या आशावादी नजरिया हमारा हो सकता है? देखिए, अश्विनी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कुछ हद तक, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि हर जगह ऐसा हो रहा है, इतना भी बुरा नहीं है कि बिल्कुल ही सिस्टम खत्म हो चुका है। मैं इतना निराशावाद नहीं आदमी हूं। एक जो मेरे को जो उम्मीद की किरण नजर आती है वो इससे आती है कि आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स का एक जजमेंट डिलीवर किया था। आज देखिए, जो पावर आज के दिन में पुलिस को दिया गया है नए जो कानून में, वो बहुत ही ज्यादा पावर है। आज के दिन में एक फ्री स्पीच को एक क्राइम में कन्वर्ट कर देगा इस नए कानून में, वो बिल्कुल पावर एक पुलिस ऑफिसर के पास छोड़ दिया है। तो ये जो पुलिसिंग जो है इस देश में, अगर इस पुलिसिंग को अगर हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कर दें, पुलिस को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर कर दें, और पुलिस का जो भी उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, सारा कुछ जो उनके जो प्रकाश सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कर दे, तो अपने आप पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी। आज के दिन में क्या है ना कि जो पुलिस, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं या जो मंत्री चाहते हैं या जो होम सेक्रेटरी चाहते हैं वही पुलिस कर रही है, बिकॉज उनको मालूम है कि सारा मेरा कंट्रोल इनके पास है। तो ये एक आशा की किरण नजर आती है कि अगर ये पुलिसिंग अगर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर चला जाए, जिसकी की कोशिश चल रही है, अभी भी कंटेम्प्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उस बात को लेकर के, लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई छोटी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि चलो तुम अपना इस्तेमाल करोगे तो मैं अपना इस्तेमाल करूंगा। और ये इस चक्कर में क्या है कि अगर ये जब पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि भाई हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, तो जो हमारी न्याय जो प्रणाली है, खास करके जो पुलिसिंग की जो प्रणाली है, अगर उसमें फेयरनेस नहीं आएगा। देखिए, आज के दिन में अगर आप लंदन में अगर प्राइम मिनिस्टर भी स्पीड पे जा रहा है ना, तो उसको टिकट मिलेगा। कोई मतलब ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उसको टिकट ना मिले। आप इंडिया में सोच लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को रोक करके कोई पुलिस टिकट दे दे कि भाई आपका यहाँ स्पीड लिमिट ये था, पीएम का कार्य इस स्पीड पे जा रहा था। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये जो सिस्टम हमारे यहाँ है, ये आशा मेरे को है कि कुछ न कुछ कभी न कभी इसमें सोच बढ़ेगी, और जिस दिन बढ़ेगी तो हमारा जो खास करके जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है कानून का, वो बहुत इंप्रूव करेगा। मुझे लगता है इसमें सिर्फ लॉ रिफॉर्मेशन की, पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं है, ये ओवरऑल रिफॉर्मेशन की बात है। बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करना, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी आ गई। अश्विनी जी, आपने एक झूठी गवाही की बात कही, सर ने कहा पुलिसिंग पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, लेकिन क्या आपको लगता है नए कानून आना, या जो अभी हमने बीएनएस सुना या हमने सुना कि रिफॉर्म हो रहे हैं कानून, इसका कुछ फर्क पड़ा है, और या फर्क पड़ सकता है? उसके बारे में सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। सर आप इसको
नया कानून तो 1860 का इंडियन पीनल कोड था। 150 साल बाद से ज्यादा, 150 से भी ज्यादा साल के बाद ये नया कानून आया है। सोच तो बहुत सही है नए कानून में, कोशिश भी बहुत सही है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में किया गया है। अब जैसे आपको बताया, छोटी छोटी चीजें हैं। हर एफआईआर 0 एफआईआर है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे वहां का इंसिडेंट हो ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा वही जहां का इंसिडेंट होगा। लेकिन कोई प्रावधान नहीं है कि जहां एफआईआर रजिस्टर होगा वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करे उस केस को। 15 दिन का पहले अरेस्ट मैक्सिमम हो सकता था पुलिस कस्टडी का, अब उसको 90 दिन कर दिया गया है। तो एक बड़ा भारी एक जो सिविल लिबर्टीज का जो एक बात आता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिसिंग हमारे कंट्री में आज के दिन चल रही है और जिस तरह से पुलिस को और पावर दिया गया और एम्पावर किया गया इस नए कानून में, तो जब तक पुलिस इम्पार्शियल नहीं होगी, इसमें मिसयूज का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे हिसाब से। फ्री स्पीच का जो डिस्क्रिशन है कि कौन सा मैटर फ्री स्पीच का पार्ट है और कौन सा मैटर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, वो भी पुलिस के डिस्क्रिशन में है बिल्कुल। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो आपको मीडिया वालों को पता चलेगा। अभी तो क्या है, अभी तो नया नया कानून है, अभी इसकी टिप्पणी होनी बाकी है, इसके सुप्रीम कोर्ट में इसके बहुत जजमेंट आएंगे, इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। लेकिन जो अभी हम कानून पढ़ के जो हमको समझ में आता है, उसमें सोच तो जरूर है कि ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जाए। सोच ये भी है कि एक टाइम फ्रेम हर जगह दिया गया, लेकिन आज के दिन में जैसे आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया, पॉस्को एक्ट में टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के अंदर होना है, कोई ट्रायल टाइम फ्रेम में नहीं होता है। तो जो ट्रायल अभी और जहां जहां टाइम फ्रेम जिस कानून में है, जब उस टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है, तो नए इस आईपीसी या सीआरपीसी के टाइम फ्रेम कितने इफेक्टिव होंगे। हमारे इस जो हमारा सी ऑफ ह्यूमैनिटी है, हमारे यहाँ जो इतनी आबादी हमारी बढ़ रही है, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस देश हम हो गए हैं। इतने बड़े देश में हमारे अभी भी जो जुडिशियल सिस्टम है, वो हमारे जितने लोगों के हिसाब से पर कैपिटा तादाद अभी बहुत कम है। तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा भारी प्रश्न। क्रियान्वयन हमेशा एक चुनौती होती है। अश्विनी जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि क्योंकि अब सर ने मुझे बताया था सीमित समय है, तो आप मुझे ये भी बताएं अश्विनी जी कि आशावादी एक कोई रे ऑफ होप जो है वो आप बताएं, और अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसके साथ में आप। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो आस पड़ोस के 10 घरों को देखते हैं, और 10 घर को देख के फिर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर सबसे बढ़िया घर हो। ऐसे ही करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते कि मन की अपना बना लिया। प्रयास अच्छा है, जैसा सर ने कहा, इंटेंशन भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस आईपीसी को, अभी जो नया बीएनएस आया, शायद इसको ड्राफ्ट करते समय अमेरिका का फेडरल पिनल कोड या और भी देशों में क्या चल रहा है, शायद उसको देखा नहीं गया। एक तरीका तो ये बहुत अच्छा हो सकता था कि जो 40 कानून चल रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, जो 40 कानून चल रहे हैं, इनको चैप्टर वाइज एक में ही कर देते, एक भारतीय न्याय संहिता में ही, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। उसका बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो बार बार उसको पढ़ते पढ़ते जो एफआईआर लिखने में जो अपना जो हवलदार है, कांस्टेबल है, उसको भी बड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज उसको 4 कानून अलग अलग खोल खोल के देखना पड़ता है। वकीलों के लिए भी अच्छा है, जज साहब के लिए भी अच्छा है। दूसरा, लैंग्वेज थोड़ा सा और अच्छी की जा सकती थी। जैसे मैंने कंपैरेटिव देखा कि अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज रखा हुआ है, उनके लैंग्वेज इतने स्पष्ट हैं कि आप कितना भी एक पक्ष का वकील चाहे घुमा नहीं सकता, और जज चाह के भी उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रोविजन वगैरह दे के किया हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से सर ने कहा, जब तक पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, पुलिस को एक तो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं किया जाएगा, दूसरा पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी कि आपको इस केस को इतने दिन के अंदर आपको करना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं होगा। आज की डेट में तहसीलदार को कौन सा काम कितने दिन में करना है, ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं है। एसडीएम को कौन सा काम कितने दिन में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है। एडीएम को कौन सा काम कितने दिन में करना है, ये कहीं है नहीं हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर। जुडिशियल चार्टर भी नहीं है। वो मन करे, मेहनती है, ईमानदार, जैसे सर ने बताया, अच्छे जज थे, उन्होंने पूरा दिन भर लगाया होगा, 12 घंटे बैठे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, एक दिन में सजा दे दिया। लेकिन एक दिन में देना है, या 1 महीने में देना है, या 20 दिन में देना है, या मान लीजिए चोरी का मैटर है तो 5 सुनवाई में कंप्लीट करना है, या डकैती का मैटर है तो 10 सुनवाई में करना है, या बलात्कार का है तो 20 हियरिंग करना है, या जो भी है एडजन नहीं देना, ऐसा कुछ वो है नहीं। एक
मुझे लगता है एक पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दिया जाए, एक एविडेंस चार्टर बना दिया जाए कि आपको भैया बार बार एडजमेंट नहीं मिलेगा, आपको जो भी है मैक्सिमम 2 एडजमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको अपना फाइनल हियरिंग करना है। तो भारत में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकता है। जैसे आप झूठ को गंभीर अपराध घोषित करेंगे, इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के देशों से बड़ी अच्छी चीजें ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज की डेट में चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज में, उनके पास फोन कोई भारत का होगा, फोन उनके पास आईफोन होगा। क्यों? आईफोन अच्छा है। अरे जब आईफोन अच्छा है तो ये भी देख लो अमेरिका में अच्छा क्या चल रहा है। दुनिया के कई देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया हुआ है। जैसे हम परमाणु बम बनाते हैं रोज चलाने के लिए नहीं, इतनी ब्रह्मोस अग्नि बनाते हैं रोज चलाने के लिए नहीं, वैसे ही जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाता है अच्छी वो चीजों सबका को नहीं एडॉप्ट कर सकते वो हैं। सबका नहीं किया जाता, लेकिन एक खौफ पैदा रखा जाता है। तुम झूठ पकड़ोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारा टेस्ट करेंगे और टेस्ट में पकड़े गए तो भैया तुम्हें सजा मिलेगी। वो जो खौफ पैदा होगा तो फास्ट हो जाएगा। लीगल इश्यूज बड़े ही गूढ़ होते हैं और मुझे लगता है कि उसकी चुनौतियां और संभावित समाधान दोनों पर इस संक्षिप्त चर्चा में काफी बिंदु आए हैं। इसके लिए विकास सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हैं वो ताली बजाएं जरा एक बार। और टेलीविजन पर तो खैर देख ही रहे हैं पूरे देश के तमाम लोग। अब मैं हमारे सीएमडी आदरणीय उपेंद्र राय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो विकास सर और अश्विनी जी का सम्मान करें। तो आज भारत एक्सप्रेस के इस मेगा कॉन्क्लेव में हमने कई मुद्दों पर बातचीत की और इन मुद्दों में हमने विकास देखा सिंह पिछले 30 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 2005 से 2008 तक भारत और हमारे बीच में हरिंदर मलिक साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। लीगल मुद्दों सहित मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, के लिए उनका भी सम्मान यहाँ पर किया जाए। और फिर उपेंद्र सर कुछ कहना भी चाह रहे थे। सार्वजनिक मंचों के साथ हमारे टीवी चैनल्स पर कानूनी मामलों में अपनी बेबाक राय रखते हैं। राज्य में जन्मे अश्विनी कुमार उपाध्याय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील हैं। साथ ही बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेता हैं। उन्होंने प्रयागराज के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मलिक साहब मैं आपको भी आप भी प्लीज यहाँ आए। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं मलिक साहब, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। सदस्यों में से एक रहे। अश्विनी उपाध्याय को जनहित याचिका पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें 5 सालों में 50 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर करने का गौरव प्राप्त है।